नहीं क्यों? फेल हुए हो और बैठ जाऊं? टेस्ट 4 का रिजल्ट आने तक फेल होने तक खड़े रहो तुम। ओ भाई तुम्हें खलील खड़े हो जाओ बेटा, टेस्ट नहीं दिया तुमने। ओके जी, एमसीक्यूज, कल वाले टेस्ट के 4 एमसीक्यूज। कितने बच्चों ने सफा पलट के देखा ही नहीं था? हाथ खड़ा करें, ईमानदारी से बता दें, कुछ नहीं कहूँगा। 1 2 3 4 5 और प्लीज़ सफ़े के एंड को पर्चे का एंड ना समझा करें प्लीज़। प्रैक्टिकली हमारे साथ पढ़ने वाले अक्सर स्टूडेंट्स के साथ भी ऐसा हुआ, फिर स्टूडेंट्स भी कभी ना कभी ऐसे मिल जाते हैं तो ये कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं चला था, आखिरी सफ़े के ऊपर भी एक सवाल था, हम तो वो छोड़ के आ गए, टाइम भी था, 20 मिनट पहले पर्चा कर लिया था। ऐसे ना किया करें, सफ़े का एंड पेपर का एंड नहीं होता, ठीक है? ओके, ध्यान किया करें। मुफ्त के 4 नंबर थे, चलो 3 को तो आ ही जाने थे इसमें से। क्वेश्चन नंबर 2 में ए है, थोड़ा सा आपको ज़रा हिलाया जुलाया कि पढ़ा रखा है, ज़रा भूल तो नहीं गए, 3-4 नंबर ऐसे भी डाल दिए बस, ठीक है? Which two of the following could be an indication that an asset may be impaired according to IS 36 impairment of assets? इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन, एसेट इम्पेयर हो गया है, ठीक है? अगर आपको याद हो इम्पेयरमेंट में बुक वैल्यू होती थी और उसकी कंपैरिजन में रिकवरेबल अमाउंट होती थी। रिकवरेबल अमाउंट क्या होती थी? हायर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इनमें से जो हायर होती थी वो रिकवरेबल अमाउंट बन जाती थी। और इम्पेयरमेंट लॉस कब होता था? जब रिकवरेबल अमाउंट कम होती थी एसेट की मार्केट वैल्यू से, ठीक है? बुक वैल्यू से। रिकवरेबल अमाउंट मतलब औकात, और बुक वैल्यू किताबों में पढ़ा कितने पे, तो एसेट किताबों में औकात से बाहर हो जाता था जब हम कहते थे इसकी तो दरअसल इतनी वैल्यू है ही नहीं जितने पे किताबों में नज़र आ रहा है, तो फिर उसको राइट डाउन करते थे, इम्पेयरमेंट लॉस आता था, ठीक है? अब इंडिकेटर्स बड़ी तफसील से हमने पढ़े थे, शायद आधा लेक्चर सिर्फ इंडिकेटर्स को समझने में लगा था, मैंने एग्जांपल्स के साथ समझाया था। फिर भी अगर कभी आपको कंफ्यूज कर रहा हो इंटरेस्ट रेट, तो आप एक छोटी सी कैलकुलेशन परफॉर्म करके भी डिसाइड कर सकते हैं। 1 नंबर के लिए जल्दी से कैलकुलेशन हो सकती थी। तो ऑप्शन ए है डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट। हाँ, मार्केट इंटरेस्ट रेट कम होने से इम्पेयरमेंट का डर पड़ जाता था। बढ़ने से क्यों ये कैसे कहा आपने? डिस्काउंटिंग में वैल्यू बढ़ती है जब इंटरेस्ट रेट कम हो, और कम हो जाती है वैल्यू अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। अब ये इंटरेस्ट रेट कम होने का मतलब क्या है? जब हमने इस इंटरेस्ट रेट को यूज़ करके वैल्यू इन यूज़ निकालनी थी तो वो तो ज़्यादा हो जानी है। इंटरेस्ट रेट कम हुआ है तो वैल्यू इन यूज़ बढ़नी है, और वैल्यू इन यूज़ है रिकवरेबल अमाउंट में से एक चीज़। तो रिकवरेबल अमाउंट के बढ़ने पर एसेट की इम्पेयरमेंट का शक होता है या कम होने पर? बोलो, रिकवरेबल अमाउंट का बढ़ना वो तो कैरिंग अमाउंट से और ऊपर निकल जाएगा, ये तो इम्पेयरमेंट का इंडिकेटर नहीं। आप कहोगे ये क्या बातें कर रहे हैं, ये बातें की हुई हैं। मिसाल के तौर पे ये है ईयर 1, यहाँ पे हमने आना है, 2 ही कर लेते हैं। ये ईयर 1 का एंड था, ठीक है जी, यूँ कर लें, ये 0 कर लें, ये 1, ये 2, यहाँ पर 10 रुपये, यहाँ पर 15 रुपये, और डिस्काउंट रेट 10% अज्यूम करें, 10%, तो 10 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1, 15 को लेकर आए, तो इसको भी यहाँ पर ले आओ वापस, 15 1.1 रेज़ टू पावर -2, आंसर बताएं, बोले 9 कर लो, 15 12 कर लो, टोटल
ये तो था 10% पे। अब ऑप्शन 1 क्या है? ऑप्शन 1 है डिक्रीज हो मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो शक है रिकवर, शक है इम्पेयरमेंट का। देखें इम्पेयरमेंट का शक कब है? इम्पेयरमेंट का शक तब है जब रिकवरेबल अमाउंट कमी की तरफ जा रही है। और रिकवरेबल अमाउंट कम कब हो सकती है? जब फेयर वैल्यू कम हो जाए, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाए। चलो इसको थोड़ा आसान रखो। फिर वैल्यू कमी की तरफ जा रही है, वैल्यू इन यूज कमी की तरफ जा रही है, तो ये इंडिकेटर है कि रिकवरेबल अमाउंट कमी की तरफ जा रही है। अब रिकवरेबल अमाउंट कमी की तरफ जा रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो बुक वैल्यू से कम चली जाए, तो इंडिकेटर। तो अगर रिकवरेबल अमाउंट कमी की तरफ लेकर जाए, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो फिर तो ये इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट है, नहीं तो नहीं है। अब आजमा लेते हैं। डिक्रीज हुआ इंटरेस्ट रेट, डिक्रीज है ना, बोलो डिक्रीज लिखा हुआ है पहले। अच्छा, डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इसको कर लो। अच्छा अब इंक्रीज कर लेते हैं, डिक्रीज और क्या करें, इसको 20% करते हैं जरा, ताकि पता लग जाए। मैं इंक्रीज करके देख लेता हूं ना, एक ही बात है, समझ तो आ जाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, ये कितना हो गया? इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, वैल्यू इन यूज कम हो 7। इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है 10, यानी कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना है जो वैल्यू इन यूज को कम कर रहा है, जिसका मतलब रिकवरेबल अमाउंट कम होगी। तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, वैल्यू इन यूज की कमी, या यूं कह लें इंटरेस्ट रेट का बढ़ना रिकवरेबल अमाउंट की कमी हो सकता है, और रिकवरेबल अमाउंट की कमी ये इम्पेयरमेंट लॉस की निशानी हो सकती है। अब क्या ये इंटरेस्ट रेट का बढ़ना लिखा हुआ है? बोलो, डिक्रीज लिखा हुआ है। अब डिक्रीज करके देखना, देख लो, इसको 5% करोगे तो ये 21 से बढ़ के शायद 23-24 पे चला जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ऑप्शन 1 वॉज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। काट दें उसे। ये बात रिवाइज करवानी पड़ी, हालांकि बनता नहीं था रिवाइज करवाना, ऐसे ही एग्जांपल्स से आपको समझाए थे इंडिकेटर्स। बहरहाल इंटरेस्ट वाला ऐसा है कि भूल जाता है, तो भूल जाता है तो छोटी सी कैलकुलेशन करके बंदा कर सकता है उसको। एक आध नंबर के लिए कितनी देरी, तो मैंने समझाते कि आप ऐसे ही एक कैश फ्लो कोई करके देख ली। आप सिर्फ 10 को 20% लगा के देखते, उसका आंसर आता 7। 10 को 10% लगाते तो उसका आंसर आता 9। तो आप कहते हैं कि जी इंक्रीज करने से वैल्यू इन यूज कम होती है, डिक्रीज करने से तो बढ़ रही है। तो आपने कहना था ये पहला जो है डिक्रीज इन मार्केट इंटरेस्ट रेट इट इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इम्पेयरमेंट। क्रॉस करें। ओके, नेक्स्ट क्या है? इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट। फेयर वैल्यू बढ़ रही है, फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो रिकवरेबल अमाउंट बढ़ने की तरफ जाएगी। रिकवरेबल अमाउंट का बढ़ना क्या ये इम्पेयरमेंट का इंडिकेशन है? नहीं, इसको भी काटें। हाँ, वैल्यू की कमी होती तो, फेयर वैल्यू कम हो रही होती तो हम क्या कहते? इंडिकेटर है जी, हो सकता है रिकवरेबल अमाउंट नीचे इतनी खींच ले ये कि वो बुक वैल्यू से ही कम हो जाए। ओके, मे होता है ना। ओके, थर्ड है डैमेज कॉस्ट टू एसेट। बोले और कुछ आप भी बोले, पढ़ाया हुआ है। डैमेज कॉस्ट टू एसेट इंडिकेटर है, बिल्कुल है। डैमेज की वजह से हो सकता है उसकी फेयर वैल्यू भी आज की कम हुई हो सकता है वैल्यू इन यूज भी कम हो, ये तो कमी की तरफ लेके जाएगा। तो टिक करें, सी एक ऑप्शन था, सी एक ऑप्शन है, सही है। एनसर्कल कर लें ताकि ऊपर वाले क्रॉस से वो मिक्स ना हो। सी को एनसर्कल भी करें, टिक भी करें, ये हो गया। और डी है मैनेजमेंट इंटेंशन टू रीऑर्गेनाइज द बिजनेस। है, बिल्कुल है, पढ़ाया था, बताया था। रीऑर्गेनाइज का मतलब क्या है? आप एक प्रोडक्शन लाइन, आप नेस्ले या दही बनाना ही छोड़ दें। दही वाला प्लांट जो है वो आपका एसेट था, लेकिन वो अब शायद उस तरह से चल के दही बना के फायदा नहीं देगा, वैल्यू इन यूज कमी की तरफ जा रही है। और आज हो सकता है बेचने जाएं तो नेस्ले के अलावा कोई उस तरह की दही ना बना रहा हो कि वो उनको उस तरह से पैसे मिल जाएं उस प्लांट के जितने वो समझ रहे थे रिकवर करेंगे हम इस्तेमाल करके। तो ये एक इंडिकेशन होती है इम्पेयरमेंट की। ठीक है, तो सी और डी करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने सी और डी ही करेक्ट जो है वो टिक किया था? बहुत कम। ओके, मुश्किल एमसीक्यूज थे, चाह भी यही रहा था कि मुश्किल हो, लगे मुश्किल। ओके, नेक्स्ट फिर इम्पेयरमेंट के ही एक एमसीक्यू। असल में ये ऐसी बातें एमसीक्यूज ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से डिस्कस
ना हुए तो उसके बगैर आपको जाना नहीं चाहिए। ये ऐसे एमसीक्यूज कभी कभी जो लगता है वो हो मिस हो गए तो कहीं ना कहीं डाल देता हूँ ताकि टेस्ट में आ जाएगा, डिस्कशन तो हो जाएगी, ठीक है। बाकी तो ऑलमोस्ट एमसीक्यूज टेस्ट में भी आते रहते हैं या मैंने उनको गो थ्रू किया तो उनमें मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई थी, ठीक है। जैसे बोरिंग कॉस्ट के सारे एमसीक्यूज जो हैं वो मैंने गो थ्रू किया आपके लिए, ठीक है। आपने वो अलग से करने की आपको शायद ज़रूरत ही नहीं है, तो टेस्ट में आ गए वो ठीक है, वो टेस्ट कर लिया आपको, ठीक है ना। तो मैंने बाकी सारे गो थ्रू किए, वो एक जैसी 2-3-4 बातें, एक एमसीक्यू एक ही दफ़ा 2 दफ़ा लिखा हो, उसमें 2 काम बताए हुए, एक चीज़ बार बार करवा रहे हैं तो टाइम वेस्टेज है। जो एक भी चीज़ मुझे लगी कि डिस्कस नहीं हुई वो भी मैंने निकाल के इसमें रखी हुई थी। थर्ड एमसीक्यू उसी का है। 12 सेकंड पहले पढ़ते हैं। IS 36 impairment of assets suggests how indications of impairment might be recognized। अब कहते हैं which two of the following would be external indicators of impairment। यूं कह लें, अगली लंबी कहानी, यानी इनमें से कौन से 2 एक्सटर्नल इंडिकेटर्स, कौन से 2 एक्सटर्नल इंडिकेटर। तारिक तबीयत ठीक है तुम्हारी? खड़े रह सकते हो? खड़े रहो। ये तो वैसे ही स्पोर्ट्समैन है, इसको तो मैं खड़ा रखूंगा आज सारी क्लास। आगे आइंदा कभी ख्वाब में भी कोई कहे ना इसको सोते हुए को उठा के टेस्ट है, देखो चलो टेस्ट है, कुछ नहीं खड़ा होता 1.5 घंटा, देखता हूँ मैं तुम्हें। ओके, कौन से 2 which two of the following could be external indicators, यूं कह लूं मैं, which two of the following would be external indicators of impairment। अब पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, बेहतर होता है कि पहले ना होने वाले काट दें, ज्यादा आसानी हो जाती है। बहरहाल चलें, तरतीब से चलते हैं। An unusually significant fall in the market value of one or more। पहले तो ये बताओ, मार्केट वैल्यू का गिरना ये इंडिकेटर है इंपेयरमेंट का? बोलो, मार्केट वैल्यू गिरना है इंडिकेटर? भाई टेस्ट दोगे दोनों आइंदा? तुम तो फेल हो, दोगे आइंदा? आ जाओ, बैठ जाओ। ऐसे दरवाजे तक पहुंच गया बेचारा चलते चलते। जी चलें, आप छोड़ दें उसको, वो आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा है तो आ जाएगा इंशाल्लाह। इधर हो जाओ, साथ हो जाओ। अच्छा जी, मार्केट वैल्यू का कम होना इंडिकेटर है, ये तो पता लग गया कि इंडिकेटर है। अब वो कह रहा है एक्सटर्नल है या नहीं है, तो मुझे बताएं, क्या मार्केट में एसेट की वैल्यू कम हो जाना, इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई कसूर है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन का कोई कसूर नहीं है, तो ये एक्सटर्नल ही एक जो है वो इंडिकेटर है कि इसकी वैल्यू कम हुई, तो शायद ये इम्पेयरमेंट की तरफ जा रहा है। तो टिक करें ए को। तो बी, एविडेंस ऑफ ऑब्सोलेसेंस ऑफ वन और मोर एसेट्स। जी, इम्पेयरमेंट तो हो सकती है, लेकिन इसको मैं एक्सटर्नल शायद नहीं क्लियरली कह सकता। उसने 2 कहे हैं ना, तो बाकी 3 पढ़ लूंगा। अगर बाकी 3 में से 2 बिल्कुल ही ना बने तो फिर शायद इसको मैं किसी हद तक कह दूँ जी ऑब्सोलेसेंस शायद इस वजह से आ गई है कि टेक्नोलॉजी चेंज हुई। वैसे नॉर्मली ऑब्सोलीट चीज़ हो रही है, आप उसको चेंज नहीं कर रहे, आप रखा हुआ है, आप उसको वेयर एंड टियर में इस्तेमाल कर रहे हैं, खुद आप उसको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि वो ऑब्सोलीट कर लिया। कुछ भी ऐसा हो सकता है, क्लियर नहीं है शक वाला पॉइंट। लेकिन अभी मैं रुक गया, मुझे 2 चाहिए, है शक वाला पॉइंट। यहाँ टेक्नोलॉजिकल चेंज लिखा होता तो शायद मैं फटाफट लिख देता। वैसे ऑब्सोलीट का लफ्ज़ भी शक तो बिल्कुल पैदा कर रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं 4 ऑप्शंस पढ़ूंगा, ज़रूरी हैं। हो सकता है इससे ज़्यादा क्लियर हो, उसने 2 ही मांगे हुए हैं ना, तो वे तो 2 ही टिक करने हैं। ओके, आगे बढ़े। अ डिक्लाइन इन इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ वन और, हाँ जी, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इकोनॉमी एक्सटर्नल। क्या इकोनॉमी ने कहा था कि हड हरामी करो, काम ना करो? इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आपकी अपना कसूर है, आपने प्रोडक्शन कम की, आपने कम मेहनत की, कम आउटपुट प्रोड्यूस की, कम आपने सेल की। बात समझ आ रही है? तो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्मेंस लेनी थी एसेट से, क्यों नहीं लिया आपने? तो इंडिकेटर तो हो सकता है, शायद हो, लेकिन ये एक्सटर्नल नहीं है। बाहर के लोगों का कसूर इसमें कम है। An increase in market interest rate used to calculate value in use। अब क्लियर कट वाला आ गया तो ऑब्सोलेसेंस को माफ कर देंगे, ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा था, which two of the following, ठीक है। तो ये दोनों बिल्कुल साफ सुथरे
रोजे रोजे रोशन की तरह यहाँ ऑप्शंस मौजूद हैं ए और डी। ये देखें, आपने अभी थोड़ी देर पहले इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था तो वैल्यू इन यूज कम हुई थी, तो वैल्यू इन यूज कम होना मतलब रिकवरेबल अमाउंट का कम होना, और रिकवरेबल अमाउंट का कम होना इज एन इंडिकेशन दैट एसेट मे हैव बीन इम्पेयर्ड। I36 रिवाइज हुआ। ए और डी। सी, गनी लिमिटेड GL is constructing an office building and is capitalizing borrowing costs in accordance with IAS 23। अच्छा जी, the office is almost complete, अंडरलाइन करें, the office is almost complete। ये बात नॉर्मल क्लासेस में होने से रह गई थी, इस वजह से मैंने ज़रूरी समझा कि ये बात हो जाए। अब असल में ना जो बात खास तौर पे रह जाती है ना, छोटा सा पॉइंट हो और मैं वैसे किसी दिन क्लास में आऊँ और स्टार्ट में कहूँ हाँ ये कर लो या एंड पे कहूँ, परवाह नहीं करते, तो उसका तरीका फिर मेरे पास यही होता है, जो बात रह गई हो किसी वजह से आपको सोचकर उस पर डिसाइड करना हो, वो टेस्ट में लिख देता हूँ एक आध नंबर की, वहाँ पे सोच के आते हैं, अच्छी तरह से डिस्कस कर लेता हूँ, बात याद रह जाती है फिर। ठीक है, हो जानी चाहिए थी ये किसी IAS 23 के टेस्ट में ही MCQ आ जाना चाहिए था, लेकिन मिस हो गया मुझसे, पर ICAP जाने से पहले पहले डिस्कस हो गई बात। ठीक है, तो क्या कह रहा है जी, ऑफिस इज ऑलमोस्ट, अब ऑलमोस्ट कंप्लीट को अंडरलाइन कर लिया आपने। द ओनली रिमेनिंग वर्क इज टू इंस्टॉल फर्नीचर। इज GL अलाउड टू कंटिन्यू कैपिटलाइजिंग द बोरिंग कॉस्ट, यस और नो? ये एक बच्चा मुझे, एक दो बच्चे मुझे मिले, उन्होंने कहा जी डोंट नो पे हमने आंसर पे टिक लगाई, हमें तो नहीं पता, तो हमारा ऑप्शन तो सही हो गया। तो मैंने कहा मैं कल डिस्कस करूंगा, फिर यू विल नो, देन यू विल हैव टू टिक नो, इसलिए डोंट नो इज नॉट एन ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो यस और नो, यस वाले हाथ खड़ा करें, यस वाले भी होंगे कुछ। देखें जी, एक लफ्ज स्टैंडर्ड इस्तेमाल करता है व्हेन कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसेट इज सब्सटेंशियली कंप्लीट, यहां पे उसने और आसान लफ्ज लिखा होता ऑलमोस्ट कंप्लीट, सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए, वो छोटा मोटा काम वैसे ही रह जाए, जैसे यहाँ पर कह रहे हैं जी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन तो कंप्लीट है, फर्नीचर तो उससे अलग सी बात है, छोटी सी बस वो फर्नीचर वो मूव नहीं कर पा रहे हम बिल्डिंग में, बिल्डिंग कंप्लीट है, फर्नीचर इंस्टॉल होना रह गया, तो बोरिंग कॉस्ट को स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि बिल्डिंग सब्सटेंशियली कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो सब्सटेंशियली कंप्लीट का लफ्ज कभी लिख दे और MCQ वगैरह में आ जाए और कहे कि आपने बोरिंग कॉस्ट रोकनी है या नहीं रोकनी है, तो आपने रोकनी है जिस दिन सब्सटेंशियली कंप्लीट हो जाए। ओके, तो द आंसर वाज नो जी, बी। फर्नीचर, हम कोई फर्नीचर बनाने वाले थोड़े ही हैं कि हम उसको जो है वो हमने तरखान बिठा के तो उसको इंस्टॉल करवाना है। क्वालिफाइंग एसिड के लिए मैंने कहा था कि वो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लेता है, सब्सटेंशियल पीरियड को मैंने कहा था स्टैंडर्ड क्वांटिफाई नहीं करता, लेकिन हम उसको 2 से 3 महीने का वक्त कह सकते हैं। तो फर्नीचर बनाने वाले के लिए क्वालिफाइंग एसेट होगा, क्योंकि हमने कहा था इन्वेंट्री भी क्वालिफाइंग एसेट है, पर वो उस फर्नीचर बनाने वाले के लिए होगा, हमारे लिए तो नहीं होगा। हाँ, हाँ, लेकिन देखें बिल्डिंग को शायद यूज नहीं कर सकते जब तक हम उसको फर्निश ना कर लें, तो इस वजह से भी शक पड़ रहा है ना, तो मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि जो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए कर देता है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, बिल्डिंग्स ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है, आपको आप तो बहुत क्लियर बात पे चले गए, मैं तो उस शक की बात पे भी आपको रोक रहा हूँ कि कभी ये बात ऐसे ना लिखी हो और तरह का एसेट, वो ये बात आगे ना लिखता, वो सिर्फ इतनी सी बात लिख देता बिल्डिंग इज सब्सटेंशियली कंप्लीट, तो क्या करें, तो आपने कहना था बस रोक दो ना फिर। ठीक है, अब वो एग्जाम्पल देगा इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगी, लेकिन मैंने थोड़ा सा आपको वैसे ही एक तरफ पे सिक्योर कर लिया, और वो बताएगा अगर ऐसी बात करेगा तो। ठीक है, उसके बाद IAS 16 भी था, खैर से 1 नंबर का, व्हेन आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट्स द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड, और नीचे 6 बातें लिख दी। अब 6 में से कितनी सही हैं ये नीचे ऑप्शन था। ठीक है,
तो पढ़ना शुरू करते हैं। कुछ हमें याद आ जाएंगी क्योंकि वो प्रैक्टिस में थी, और कुछ ऐसी होंगी जो जिस दिन डिस्क्लोजर्स पढ़ाए थे तो जमाइयाँ लेते हुए सुनी थी। उसके लिए बुक ओपन करवाऊँ, अगर किसी एक आध बच्चे से भी मिल गई तो वहाँ से नज़र आएंगी। शायद पढ़ते पढ़ते भी जहन में ताज़ा हो बात कि रीवैल्यूड एसेट के बारे में क्या कुछ लिखा जाया करता था। ठीक है, ओके। व्हेन आइटम्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट्स, द फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। नंबर 1, इफेक्टिव डेट ऑफ, छोड़ो पहले ये बताओ आप क्या किया करते थे नोट के अंदर? 1.1 में वो मेथड वगैरह लिख देते थे। अगर रिवैल्यूएशन तो 1.2 में लिखते थे लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म्ड ऑन फलां डेट बाय फलां एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर। फिर तीसरे में लिखते थे हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन द कॉस्ट एंड WDV वुड हैव बीन, यानी कि WDV शो करते थे कॉस्ट मॉडल के हिसाब से। ठीक है, और डिस्पोजल नहीं, डिस्पोजल सिर्फ रिवैल्यूएशन ना हो तब भी डिस्पोजल होता था तो वो नोट बनता था। वो रिवैल्यूएशन का प्योर नोट नहीं है, रिवैल्यूएशन का नोट नहीं है, डिस्पोजल का नोट। ठीक है, और रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट ये था, अगर एसेट रिवैल्यूड नहीं है तो सरप्लस नहीं है, मूवमेंट नहीं है। ठीक है ना, तो ये 3 काम तो हम करते थे। हम लिखते थे डेट, हम लिखते थे इंडिपेंडेंट वैल्यूअर पर जो है वो इन्वॉल्व है, हम कहते थे हैड देयर बी नो रिवैल्यूएशन तो कॉस्ट लेस एक्यूमुलेशन इतनी होती, और हम लिखते थे सरप्लस की मूवमेंट। अब जब अंग्रेजी पढ़ी थी ना जाके वहां पर, तो कोई 1-2 चीजें और भी आई थी जो उस वक्त समझ ही नहीं आ रही थी। तो वो समझने की बजाय मैंने क्या कहा था, अगर ऐसी बात पर्चे में लिखी हुई आए तो आप भी लिख देना। पता नहीं अब शायद उनमें से भी कोई हो, पहले तो कंफर्म वाले टिक कर लेंगे ना। ठीक है जी, मस्ट बी डिस्क्लोज में कहता है नंबर 1 द इफेक्टिव डेट ऑफ रिवैल्यूएशन। हम बताया करते थे, बिल्कुल बताते थे, लास्ट रिवैल्यूएशन वाज परफॉर्म। नंबर 2 टिक करते जाए। नंबर 2 वेदर एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर वाज इन्वॉल्व्ड, लिखते थे, टिक कर ले। द मेथड्स एंड सिग्निफिकेंट assumptions applied in estimating the items of fair value, क्वेश्चन मार्क, नो नहीं क्वेश्चन मार्क, पता नहीं शायद। The extent to which items of fair values were determined directly by reference to observable prices in an active market or recent market transactions on arm's length terms and were estimated using other valuation। अच्छा, इतनी लंबी बात पढ़ते हुए तेजी से पढ़ी थी, शायद अब शक पड़ गया कि ये 2 और 3 में से 3 और 4 में से कोई एक चीज़ तो है, शायद दोनों ही हो जाएं। जो हमने वो अंग्रेजी पढ़ी, सर ने कहा था ऐसी कोई बात है तो वो भी लिख देना, अल्लाह खैर ही करे। दोनों पे शक पड़ गया, क्वेश्चन मार्क लग गया। आगे, फॉर ईच रीवैल्यूड क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कैरिंग अमाउंट दैट वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड हैड द एसेट बीन कैरिड अंडर द, ये तो करते थे। ठीक है, नंबर आगे पढ़ते हैं, अगर आगे बढ़ें तो नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन सरप्लस इंडिकेटिंग द चेंज फॉर पीरियड एंड एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बैलेंस टू शेयर होल्डर्स। मैंने कहा था रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आप पे एप्लीकेबल नहीं है, फाइनल में जाके पढ़ेंगे, इसलिए आपके लिए इतना ही एप्लीकेबल है कि आप ओपनिंग प्लस अरोज ड्यूरिंग द ईयर लेस ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स और क्लोजिंग की मूवमेंट दिखा दें। तो ये काम भी आप करते थे, टिक कर लें। अब 4 हो गए हैं, अब ये 4 तो किसी में नहीं है, हैं? अच्छा सुनो, ये 4 1 2 एंड 6 ओनली, नहीं 1 2 5 एंड 6 ओनली, 1 2 3 4 ओनली। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। जो दो नहीं आए, जिनको क्वेश्चन मार्क लगाया था, उनके बारे में क्या ख्याल है? मैं तो स्टैंडर्ड ओपन करूंगा, बताएं इन दोनों में से कोई एक या दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये तो 4 वो थे, ये 4 जो पॉइंट थे तो वो थे जो हम प्रैक्टिस में करते थे। पहले 2 एक ही पॉइंट में लिखते थे, दूसरे की वर्किंग करते थे, ये रिवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट भी करते थे, ये तो याद था। लेकिन अंग्रेजी पढ़ते हुए कुछ बताया था। चलो, किसी के पास किताब हो, किसी एक बच्चे के पास IAS 16 वाली किताब, इसी खुशी में बैठ जाओ और किताब में IAS 16 में डिस्क्लोजर्स वाला पेज ओपन करो। जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। ये तारीख पढ़ के बताने लगे आपको कि क्या यही 4 चीजें जो आपने टिक की हैं या कोई और भी चीज थी। है भी मस्ट वाले डिस्क्लोजर्स। मुझे तो ये भी याद है थोड़ा थोड़ा कि सफ़े के एंड पे 2 आए थे
और उसके बाद 3-4 आए थे। चलें देखते हैं आपको क्या याद है। मैं 3 बार पढ़ाया था ना, आपने 1 बार पढ़ा था। हाँ जी, डिस्क्लोजर वाला पेज ओपन हो गया। डिस्क्लोजर वाले पेज में कॉस्ट मॉडल वाले की बात नहीं कर रहा, रिवैल्यूएशन मॉडल वाले की बात कर रहा है। ठीक है जी, क्या हेडिंग क्या है बोलो। किसी साथ वाले को दे दो जो पढ़ दे। नहीं ठीक नहीं बताया भाई, बच्चों को पढ़ के सुनाना है मैंने। आप रीवैल्यूड एसेट्स के डिस्क्लोजर्स गिवन है, कहां पे, हेडिंग क्या है उनकी जरा बताओ। डिस्क्लोजर्स फॉर एसेट्स स्टेटेड एट रीवैल्यूड अमाउंट्स, बात रेलेवेंट है। अगली लाइन पढ़ो। ये जुमला लिखा हुआ है, फॉलोइंग मस्ट बी डिस्क्लोज। सारा जुमला यही है, किताब खोल के देखेंगे ना घर जाकर डिस्क्लोजर, सारा जुमला यही है। अच्छा, नंबर 1 टिक हो चुकी, आगे टिक हो चुका, सफा पलट गया है तारिक का, 2 हो गए, सफा पलटा दिल पे हाथ। आया 4 आया। हाँ भाई किधर है तुम, टिक करें ना 4 को, स्टैंडर्ड ने बताया है। ठीक है, टिक करें 4 को। और ये जब जुमला आया था तो मैंने आपसे कहा था, प्लीज प्लीज प्लीज, मैंने आपसे कहा था कि भाई टेंशन ना लो, ये प्रोफेशनल बंदे का काम है रिवैल्यूएशन करना। तो ऐसी कोई लाइन लिखी हो सवाल में तो एज इट इज उठा के लिख देना। तो लिखना क्या है, डिस्क्लोजर ही तो है। तो जरा दोबारा यही जुमला है, जरा आपने इंश्योर करना है, मैं पढ़ रहा हूं कि यही किताब में लिखा हुआ है। मेरे पास पेपर है तो सबके पास है, आपने किताब में से ये जुमला इंश्योर करना है। कोई एडिशनल चीज तो नहीं है, कोई कमी तो नहीं है। द एक्सटेंट टू विच द आइटम्स, ये एस के बाद अपॉस्ट्रोफी का मतलब होता है कि ये सारे की बात कर रहा है। ठीक है ना, ज्यादा सर ये प्लूरल की बात कर रहा है। ओके, अंग्रेजी तो खैर नहीं पढ़ानी मैंने। द एक्सटेंट टू विच आइटम्स फेयर वैल्यूज वर determined directly by reference to observable prices in active market or recent market transactions on arm's length terms and were estimated using other valuation techniques। इसके अलावा कोई लफ्ज तो नहीं लिखा हुआ। ओके, उसके बाद पढ़ें, एक और भी होना चाहिए। ये तो वैसे ही हमने टिक किया हुआ है, टिक करें टिक करें, आगे बढ़े। एक और भी होना चाहिए, 2 हो शायद, एक हो, पता नहीं। नंबर 6 भी है, टिक कर लें। अब बैठे, अब मसला क्या है, मसला ये है कि इसमें आपको 3 नजर नहीं आया, इसमें आपको 3 नजर नहीं आया। ऐसे ही है ना, आपने स्टैंडर्ड से डिस्क्लोजर्स को पढ़ा, ठीक है, स्टैंडर्ड से डिस्क्लोजर्स को पढ़ा, आपको उसमें ये अजम्पशंस वाला पॉइंट नजर नहीं आया। लेकिन आईकेप ने अपने सोल्यूशन में 1 to 6 को लिखा हुआ है, तो 1 to 6 यानी ऑप्शन डी को। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा तहकीक कर लूँगा। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि क्योंकि अब ऑडिट किए भी काफ़ी अरसा हो गया, शायद जो आखिरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी उनमें जो रिवैल्यूएशन थी उसके अंदर शायद अजम्पशंस की बात की थी हमने। तो मुझे थोड़ा सा इसमें रिवाइंड करना पड़ेगा, कुछ मशवरा करना पड़ेगा। मुझे ये लगता है कि शायद लॉ की रिक्वायरमेंट है, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट तो आपके सामने है। तो आईकेप ने क्यों 1 to 6 किया है, इसको इंश्योर करने के लिए एक दिन आप वेट कर लें, ठीक है। 1 2 3 4 1 2 4 5 6 तो टिक हो गए हैं, 3 अभी श्योर नहीं है। आईकेप का सोल्यूशन है 1 2 6 ऑल। और अगर हम 3 को छोड़ दें तो बाकी कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं जिसके अंदर ये 5 हों। तो फिर मुझे थोड़ी सी तहकीक का वक्त दरकार है। आप स्टे ट्यून्ड, ओके। और ठीक है ना, समझ आई है बात की। स्टैंडर्ड आपको खोल के पढ़ाया है, स्टैंडर्ड के डिस्क्लोजर में तो ये
पांच पॉइंट सिक हो गए। ये छठा पॉइंट आई कैप ने कहा है ये भी डिस्क्लोजर है, मस्ट डिस्क्लोजर है, लेकिन मेरे जहन से बात स्किप हुई है, तो मुझे काइंडली आप एक दिन दे दीजिए, कल इंशाल्लाह इस पे बात करेंगे। अल्लाह करे मुझे याद रहे, याद करवा देना, ठीक है, शाम को। ओके, अब जी वो बच्चे ज़रा अपने हाथों की सिर्फ ज़ियारत करवा दें जिन्होंने पास पेपर 22 कर लिया हुआ है। राहील 22, राहील शुक्र है, कुछ तो हैं ये सब बच्चे। इनका सवाल कंप्लीट, बैलेंस शीट टैली हो गई थी? कितने बच्चों की बैलेंस शीट टैली भी हो गई थी? चले, बहुत अच्छी बात है, बाकी कर लेंगे तो हो जाएगी टैली, मसला कोई नहीं है। मेरा इस वक्त कंसर्न क्या है, आप जिन बच्चों ने सवाल किया हुआ है वो अपने सॉल्यूशन के ऊपर आए, ठीक है, और बुक्स ओपन करें, क्वेश्चन सामने हो। अब जिनके पास नहीं होगा अपना सॉल्यूशन, और वो जाहिर सी बात है बेचारे फिर बुक पे जाएंगे सॉल्यूशन पे, लेकिन वो बाद में, पहले बुक खोलना ज़रूरी है सबके लिए। बुक सब ओपन कर लें, जल्दी करें, आज जुमा है, नहीं है इनकम एक्सपेंडिचर शुरू हुआ आज। एमसीक्यूज ने दे ले लीजिए सर, काम किया करें, काम, बातें ना किया करें जी। टेस्ट वाले क्वेश्चन में कुछ बात रहती है अभी, बोलें क्या बात, प्लीज प्लीज। स्टार वाला पॉइंट सुने, चले पहले वो बात कर लेते हैं। जूसर के बारे में उसने कहा था कि लास्ट ईयर, बाद में देखिएगा उसको, बस यहां से समझ आ जाएगी। लास्ट ईयर हम एक जूसर 65 का खरीदते थे, 35 के नफे पे 100 का बेच देते थे, और लास्ट ईयर में से कुछ खरीदा हुआ माल क्लोजिंग में पड़ा था जो इस साल ओपनिंग में भी पड़ा है, ऐसे ही है। अब स्टार लगा के उसने क्या बताया कि क्लोजिंग में जो पड़ा है इसमें पिछले साल वाला कोई भी नहीं है, ये सारे का सारा 18 में खरीदा हुआ माल है, उसमें से बचा पड़ा है, ठीक है। इसका मतलब जो पिछले साल का क्लोजिंग था वो इस साल सारे का सारा बिक गया, वो इस साल सारे का सारा बिक गया। अब वो जो ओपनिंग था वो था कितना, 1235। ये 1235 क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल। ये क्या है, कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसे ही था ना, कैसे कहा मैंने कॉस्ट ऑफ सेल? भाई स्टॉक कॉस्ट पे पड़ा होता है, कॉस्ट ही कॉस्ट ऑफ सेल। ये कॉस्ट पे पड़ा था, स्टॉक था जब नहीं बिका था, जब इस साल सारा बिक गया तो यही कॉस्ट सेल बन गई ना, यही इन्वेंट्री सेल में कन्वर्ट हुई ना, तो कॉस्ट ऑफ सेल तो बन गई ना, ये कॉस्ट ऑफ सेल तो है, ठीक है। अगली बात, ये जो 1235 वाला माल है इसमें हमने हर चीज कितने की खरीदी थी? ये पिछले साल की खरीदे हुए माल में से है, ये तो 65 का ही खरीदा था, तो ये तो 65 पे ही है। पर मसला क्या है, इस पिछले साल के खरीदे हुए माल को हमने बेचा करंट ईयर, ठीक है। अब सिर्फ मैं स्पेसिफिकली इस ओपनिंग स्टॉक के लिए इक्वेशन बना रहा हूं, ठीक है, बनाई भी हुई थी मैंने, ए बी और सी की थी सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। क्या मतलब, भाई 65 वाली चीज 65 की ही पड़ी हुई है, क्योंकि ये तो पुराने साल वाली परचेज है ना, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया, ये तो खरीदा हुआ माल था, ठीक है। लेकिन हमने इस साल इसको बेचा जूसर को कितने पे, ये 120 कैसे बनाए जी, 100 इंटू 1.2, 20% बढ़ा लिया था ना दोनों की प्राइस को, तो ये प्रॉफिट पुराने माल पर, जैसे दुकानदारों के पास कीमतें बढ़े ना, ये काम हो जाता है, उनके प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से बढ़ते हैं, उन्होंने पुराने रेट पे चीज़ खरीद के रखी होती है, नए रेट पे वो नए रेट पे बेची जाते हैं, नए रेट पे बेची जाते हैं। पूछे बंदा तो कहते हैं बस जी है कारोबार ही, यार कौन सा कारोबार है, हलाल हराम बंदा देख लेते हैं, ठीक है। तो बहरहाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, 55 का प्रॉफिट आया, क्या ख्याल है, 55 का बनता है ना, चीज़ें तो वही पुरानी थी जो खरीदी थी 65 रुपए के हिसाब से, और उनको बेचा 120 का, तो ये पुराना वाला स्टॉक बेचना है, तो ये स्टॉक 120 का बिका 65 का था, तो इसकी सेल कितनी बनी, बोलो, 2280।
ये सेल्स हैं कौन सी, वो जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा था वो सारा बिका, ठीक है। अब कहानी और भी तो चीजें बिकी हैं, कैसे पता लगा? आपकी इन्वेंट्री के लेजर में टोटल कॉस्ट ऑफ सेल क्या आई थी, देखें जरा, जूसर की कॉस्ट ऑफ सेल 33, ये थी सारे साल की कॉस्ट ऑफ सेल्स, सारे जूसर्स की कॉस्ट ऑफ सेल्स, टोटल जो जूसर बिके हैं उनकी कॉस्ट ऑफ सेल ये थी। इन्हीं में पुराने वालों की कॉस्ट ऑफ सेल भी थी, नए वालों की भी, तो इसमें से पुरानों की कॉस्ट ऑफ सेल तो निकालो ना, ठीक है। अब जो बच गया वो क्या है, सिर्फ इस साल वाली परचेज्ड गुड्स की कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। तो इसको बल्कि यूं कर लेते हैं, कितना था, 33328, ये थी टोटल कॉस्ट ऑफ सेल, टोटल कॉस्ट ऑफ सेल। इसमें से हमने माइनस किया 1235, क्या है, ओपनिंग स्टॉक सोल्ड, वो भी कॉस्ट ऑफ सेल ही होगी ना, ये बिक गया है, तो बकाया जो बचा कितना 20, ये भी कॉस्ट ऑफ सेल का ही हिस्सा है ना, यानी कि ये भी चीजें बिक गई हैं, लेकिन फर्क क्या है, ये चीजें बिकी हैं इस साल वाली खरीदी हुई परचेजेस में से। तो फिर करंट ईयर की एक और इक्वेशन बनी जिसमें ये तो 120 ही रहा, क्या मतलब, अगर मैं कहूं कि ये कितना है 2093, डिवाइड को छोड़ो, मल्टीप्लाई इसने भी 120 से ही होना है, क्योंकि सारी चीजें बेची कितने की 100, हाँ, ये 65 की इस साल नहीं मिली थी, इस साल 40% बढ़ने के बाद ये 91 हो गया था। ये 91 कैसे बना था, 40% बढ़ाया हमने 65 को, ठीक है। तो फिर क्या हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन कम हुए, और क्या हुआ है जी 29, ठीक है। तो ये 91 है, क्योंकि ये कौन सा स्टॉक है, ये परचेज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये ओपनिंग स्टॉक है, सब बिक गया, ये सारा बिका है, इसमें ये ओपनिंग स्टॉक बिका है और इसमें निकालना बकाया क्या है, इस साल की परचेज बिकी है। तो ओपनिंग स्टॉक खरीदा था 65 का, 120 का बेचा, ठीक है, और ये बकाया स्टॉक खरीदा कितने का, 91 का और 120 का बेचा जी, 2760। तो ये टोटल कैश सेल्स बनी थी, शायद यही मसला था थोड़ा सा, कि टोटल कितना बनता है 50, ये है कैश सेल्स, इसकी एंट्री होनी थी कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, ओके। और ये ना मैंने सफ़े के ऊपर ये अलग से करके ऐसे नहीं लिखा, बल्कि इसी को ऊपर लिख के डिवाइड बाय 91 कर दिया था, करना चाहें तो कर लें इस तरह से, ठीक है, समझ आ गई। अब तो पिछले सवाल में कोई मसला नहीं। कितने बच्चों ने ये सवाल घर पे किया था और हो गया था, अब हो जाना चाहिए जी, बोले। टोटल परचेजेस क्रेडिटर के, देखें क्रेडिटर के लेजर में हमारे पास ओपनिंग पड़ा था, क्लोजिंग था, बैंक था, ये 3 फिगर्स थी। उसके बाद बैलेंसिंग फिगर क्या निकली थी, निकाल ही लेना चाहिए, बैलेंसिंग फिगर क्या निकली थी वो मैंने टोटल में लिखना भूल गया था, माजरत। आप ये जो 260 और 40 नजर आ रहे हैं ना, इन पे एक डिब्बा लगा दें, डिब्बा लगा दें, मैंने कल शायद बात भी की थी, ठीक है। और ये टूटी हुई फिगर है, टोटल फिगर बैलेंसिंग थी कितनी वो कैलकुलेटर से आपको पता लगेगी। कैलकुलेटर से आपने निकाला 7670, तो डिब्बा लगाएं इन दोनों पर, 60-40 वालों पर, उसके नीचे लिखें 7670 और साथ लिखें बैलेंसिंग। अब आज तक होता क्या था, जो बैलेंसिंग फिगर निकलती थी वो उठकर चली जाती थी इन्वेंट्री के लेजर में, क्योंकि इन्वेंट्री एक ही होती थी। आज इन्वेंट्री 2 है, तो उसने बताया भी हुआ है कि टोटल परचेज में से 60% ब्लेंडर की और 40 जूसर की है, ठीक है। तो वो 7607 को हमने 60-40 करके दोनों अकाउंट्स के अंदर लिखा। कोई मसला नहीं है, आप उधर इकट्ठा ही पड़ा रहने, पर वहां पर लहदा कर दे, वर्किंग है ना बेटा, वर्किंग आपको समझाने के लिए मैंने 60-40 कर दिया था, ठीक है। आप उधर इकट्ठा लिख लें और वहां पे जाके 60% और 40% से एंट्री कर लें, नो इशू, फिर भी कर सकते हो, कुछ नहीं होता। परचेजेस तो ही परचेजेस ही है ना, अब आगे अलग अलग है तो कोई मसला। ओके,
अच्छा जी, मैं था राहील पे। राहील वाले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ओपन करें जी। रिक्वायरमेंट पे गौर करें। रिक्वायरमेंट ए क्या है? डिफॉल्केशन, प्रिपेयर अ डिफॉल्केशन स्टेटमेंट फॉर द ईयर ऑफ द अकाउंट, नहीं, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डिफॉल्केशन और प्रिपेयर अ बैलेंस शीट ऑन 30 जून 16। आपको याद होगा डिस्कस किया था ये क्वेश्चन, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये 3 महीने का है सारा सवाल। हुआ क्या है, यकम अप्रैल को उसने 1 अप्रैल को उसने एक बंदा अकाउंटेंट एक हायर किया। अप्रैल मई जून वो रहा, और 30 जून की शाम को वो जो गया तो यकम जुलाई की सुबह नहीं आया। और जब कैश की दराज फरोली तो उसमें से कख नहीं निकला। क्या मतलब? ये अंग्रेजी उसने लिखी हुई थी। कहा राहील रन्स द रिटेल स्टोर, ही अपॉइंटेड अ कैशियर at a monthly salary of 13 on 1st April 16. The cashier did not report for work on 1st July 16, 3 महीने बाद, and it was पता लगा that he had left taking with him the balance जो कुछ पड़ा था in the till गल्ला। पास पेपर 22 राहील पढ़ रहा हूँ, ये पेज नंबर 341 पे पहुंच भी जाएं। अच्छा, तो गड़बड़ हो चुकी है ये, ठीक है। अब उसने कहा डिफॉल्केशन स्टेटमेंट बनाओ जो लॉस हुआ है। चलो छोड़ो, देखते हैं बाद में। अगली रिक्वायरमेंट क्या है? बैलेंस शीट। आपने कहा होगा शुक्र है इनकम स्टेटमेंट नहीं बनानी, है ना। देखो इनकम स्टेटमेंट कहाँ बनानी है, रिक्वायरमेंट है। देखें रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट तो थी। तो बैलेंस शीट की रिक्वायरमेंट के लिए बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड होता है, ड्राइंग्स लेस होती हैं, तो वो क्लोजिंग बनता है। तो यहाँ पर लिखें पहले तो रिक्वायरमेंट बी के साथ। वो ठीक है, 11 नंबर डिफॉल्केशन स्टेटमेंट के नहीं बनते होंगे, तो जाहिर सी बात है वो कुछ नंबर वहाँ पे भी बटे हुए होंगे। बहरहाल लिखें आप, रिक्वायरमेंट बी के नीचे लिखें इनकम स्टेटमेंट नहीं मांगी, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए नेट प्रॉफिट की ज़रूरत है, तो हम वर्किंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस, चलो जो भी लिख लिया। इनकम स्टेटमेंट नहीं मांगी, लेकिन बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें नेट प्रॉफिट की ज़रूरत होती है, इसलिए हम वर्किंग में इनकम स्टेटमेंट बनाकर नेट प्रॉफिट निकालेंगे। ओके, पहले तो ये बात होगी डिसाइड। अब सारा सवाल आप लोगों ने किया, ठीक है। जिन बच्चों ने खुद सॉल्व किया हुआ है वो अपने कैश अकाउंट को सामने रखें, और जिन्होंने नहीं सॉल्व किया अल्लाह उन्हें तौफीक दे। आज समझें फिर अल्लाह की तरफ से एक मौका मिल गया, नया टॉपिक शुरू नहीं हो रहा, तो इस कमी बेशी को दूर कर लें, क्योंकि अब आगे टाइम नहीं मिलना। तो क्वेश्चन कौन सा है? 22। जिनके पास अपना सोल्यूशन है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने सोल्यूशन को ही ओपन करें, और बाकी बच्चे कैश का लेजर ओपन कर लें, ठीक है जी। अच्छा, अब कैश के लेजर के अंदर मैंने आपको ये सिखाया हुआ है कि जब किसी चीज़ पे शक पड़ जाए, जैसे इन्वेंट्री पे शक है, मुनीरा वाला सवाल, तो हमने इन्वेंट्री के सारे क्वेश्चन मार्क्स को आसपास से कैलकुलेट किया था, कोई बैलेंसिंग नहीं निकाला था। इस सोल्यूशन पे पहुंच जाएं, खड़ 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 चल रही है, बात सुन नहीं रहे हैं। जिनके पास अपना सोल्यूशन है अपना कैश अकाउंट ओपन करें, जिनके पास नहीं है बुक के अंदर इस 22वें सवाल का सोल्यूशन ओपन करके जल्दी से बताएं मुझे कि जी हाँ ओपन हो गया। नहीं, अभी भी खड़खड़ हो रही। सुनो जरा, कान उधर धरो, चुप करके सुनो। पूजा वैसे ही करी जा रहे हैं, मैं पानी पी के बात करूं। अच्छा जी, अब हमने बात की हुई है कि हमें जिस चीज़ पर शक पड़ जाए,
कैश पे शक है तो कैश में सारे सवाल के अंदर मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चन मार्क्स को हम कभी भी बैलेंसिंग क्वेश्चन मार्क्स हम लगा ही देते हैं, कभी भी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालते, सारी वो फिगर्स आसपास से कैलकुलेट करके लाते हैं। वो सारा लेजर जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर कैलकुलेटर पे चेक करते हैं कि ये शक है या वाकई गड़बड़ है। इन्वेंट्री में शक है तो इन्वेंट्री के लेजर के साथ ऐसे किया, मुनीरा वाला क्वेश्चन, जफर वाला क्वेश्चन। कैश में शक है तो कैश के साथ यही किया था। इस सवाल के अलावा भी हमने एक दो दफ़ा देखा हुआ है इस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आपने इसी तरह से कैश अकाउंट बनाया, ठीक है। रिक्वायरमेंट को सिर्फ लिख लेना, ये याद रखना, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में बनाने की कोशिश की तो सब गड़बड़ हो जाएगा, पढ़ा हुआ भी भूल जाएगा। याद रखना, रिक्वायरमेंट को सिर्फ एड्रेस करना था। क्या मतलब? ऐसे लिख लेना था, स्टेटमेंट ऑफ डिफॉल्केशन कह रहा है ना, स्टेटमेंट ऑफ डिफॉल्केशन, ये लिखकर आपने रख लिया ताकि भूले ना बस आप, क्योंकि शायद नंबर कुछ कट जाए अगर ये रिक्वायरमेंट इस तरह से एड्रेस ना हुई पड़ी हो तो। इंपॉर्टेंट है रिक्वायरमेंट एड्रेस करना, उसके बाद भूल जाए। उसके बाद सारा सवाल किया आपने, सारा सवाल करने के बाद आपका कैश का अकाउंट कंप्लीट हुआ। आपको नज़र आ रहा है कैश का अकाउंट आपने क्लोजिंग नील लिखा, क्योंकि वो कह रहा था जो पड़ा था ले गया। सारी फिगर्स आपने आसपास से कैलकुलेट की और एंड पे जब कैलकुलेटर यूज़ किया तो पता चला कि क्रेडिट साइड पर 64,750 रुपए का नुकसान हुआ है। अब ये वही एंट्री थी जो आप आज तक अब नॉर्मल लॉस की करते आए हैं। क्या एंट्री करते थे? कैश या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल डेबिट, और इन्वेंट्री नहीं बल्कि कैश क्रेडिट। 64 थोड़ा सा ही पैसा देके भागा। 64 मिला कैश कहीं से नहीं, किसी से, किसी कोई जिक्र ही नहीं था, इंश्योरेंस वाला कोई जिक्र नहीं था, सारे का सारा क्या हो गया? 64750। अब इसकी एंट्री आपने की होगी, क्योंकि डिफॉल्केशन स्टेटमेंट तो आपको मैंने कहा था देखना ही नहीं आपने कुछ, ठीक है। आपने एंट्री पास की, वो बिल्कुल सही थी। आपने वो जो वर्किंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनानी शुरू की हुई थी, उसमें नेट प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आपने ये माइनस की फिगर लिखी होगी अब नॉर्मल लॉस की, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। और कैश अकाउंट में तो आपको नजर आ रहा है मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस बैलेंसिंग फिगर जो निकाली वो क्रेडिट हो, ठीक है। अब ये आपका लेजर कंप्लीट हो गया। अब स्टेटमेंट का मतलब क्या है भाई? उसी लेजर को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। कभी भी कोशिश मत करना कि स्टेटमेंट को मैं बना लूं डायरेक्ट, टाइम बचेगा नहीं, बस समझो फिर एक ही काम होगा पर्चे के अंदर। आप ये गौर करना, सवाल पूरा होने के बाद आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगना। स्टेटमेंट से लेजर बनाते हुए फिर सोचना पड़ जाता है कि ये अकाउंट डेबिट नेचर का है तो ओपनिंग डेबिट पे लिखेंगे, अकाउंट की नेचर क्रेडिट है तो ओपनिंग क्रेडिट पे लिखेंगे। और लेजर से स्टेटमेंट में आते हुए तो याद करें नोट के अंदर से कहा था, सिर्फ आपने ओपनिंग को लिखना है और जो उस ओपनिंग के नीचे आ रहे हैं उन्हें ऐड करना है, जो दूसरी तरफ है उनको लेस कर देना है। इससे आसान तो काम ही कोई नहीं है। तो वही कैश के लेजर आपके सामने हो। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस कितना? 5000 या 5? वाह, उधर भी 1000 किया तो ये 1000 कर लिया, 5000 ठीक हो गया। अब ये ओपनिंग आ गया, इसके नीचे जितने भी डेबिट साइड पे आ रहे हैं, पहले क्या है? प्लस डेटर्स, बस लिखते जाओ। कितने? 36,000। फिर क्या आ रहा है? इसी तरफ प्लस कैश सेल्स, बस जो लिखा हुआ है वहां पे वही लिख दो। 4750। इतनी ज्यादा? ये आगे भी कुछ बोल रहा है कोई बच्चा। 774750 यही है? चले शुक्र है। उसके बाद कोई डेबिट है? इन्वेंट्री क्या हुआ होगा? जो भी हुआ होगा वो एग्जामिनर खुद देखे, हमें क्या, आपको समझाने के लिए मैंने लिखवाया होता है यहाँ पे परचेज रिटर्न पाकिस्तान रेलवे, ठीक है जी। तो आपने नहीं सोचना, वो खुद सोचे इन्वेंट्री यहाँ पे क्या कर रही है जी। 8000, ओके। उसके बाद डेबिट खत्म, क्रेडिट पे आओ, क्या आ रहा है? बब माइनस लिखने लग जाओ, क्रेडिट साइड आ गई, माइनस लिखने लग जाओ। पैटी एक्सपेंसेस 15,000 माइनस। नेक्स्ट, वो जो पैसे बैंक में गए
627,000। उसके बाद सैलरीज 30, फिर ड्राइंग्स 78,000, फिर क्लोजिंग बस, फिर नहीं, मिस्टर प्रॉपरेशन माइनस नहीं करनी। ये ऐसे समझें जो आप कैलकुलेटर पे लेजर बैलेंस कर रहे होते हैं ना, ये वही कर रहे थे। आप क्या करते हैं, 64750 आपके पास नहीं था, सारा लेजर कंप्लीट हुआ, आपने सारे डेबिट्स प्लस किए, सारे क्रेडिट्स माइनस किए, और बैलेंस किस तरफ गिरा। अगर क्लोजिंग 10 होता तो वो क्लोजिंग भी आप माइनस करके बैलेंस ही निकालते ना। इसका मतलब क्लोजिंग होता तो यहां से क्या होता, माइनस। बिल्कुल कैलकुलेटर वाली वर्किंग, या आप कैलकुलेटर को वर्किंग में शो कर रहे हैं, बस लेजर बैलेंस कर रहे हैं। नहीं था क्लोजिंग, कुछ भी होता तो वो भी माइनस हो जाता। आंसर कैलकुलेट करेंगे तो वही होगा 6475। इसको आप मिस अप्रोप्रिएशन एक्सपेंस कहें, इसको आप डिफॉल्केशन लॉस कहें, एबनॉर्मल लॉस कहें, आपकी मर्जी है। रिक्वायरमेंट ए बस इतनी सी ही थी, ठीक है, मुश्किल काम नहीं है, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, पर कभी डायरेक्ट बनाने का नहीं सोचना। लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़ते हुए ही कहता हूँ एड्रेस कर लिया करो। सवालों में इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं होती थी, यहाँ पे लिख देता था स्टार्ट में ही, ताकि वो भूलें ना हम लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद भूल जाना है फिर कि ऐसा कुछ करना है, और सवाल नॉर्मल तरीके से कर लेना है। सवाल कंप्लीट हो गया तो ये बनाने में 1 मिनट लगेगा। अब जहनों में क्या आ रहा होगा, लो जी उसने तो 64 को देख के 11 नंबर देने हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ 11 नंबर उसने रखे हुए हैं तो इसका मतलब हर फिगर के मार्क्स होंगे। तो अगर 1-2 फिगर्स यहाँ पे गलत हैं तो कोई मसला नहीं है, जो डेबिट क्रेडिट सही पड़े हुए थे उसके नंबर यहाँ पे आपको मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट आज की चीज जो है वो लिखें, सेल रिटर्न इन क्वेश्चंस। सेल रिटर्न अगर सवाल में आ जाए तो उसका रूल लिखवाने लगा उसको। सिंगल एंट्री के सवालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सिंगल एंट्री चल रहा है ना अभी। ये बची कुछ ही चीजें हैं, ये जरा कर लेना, तसल्ली हो जाएगी। सेल रिटर्न्स, देखें, अगर सवाल में सेल रिटर्न्स हो, नंबर 1 पहला रूल लिखे ना, अगर 2 लिखवाऊंगा अलग अलग। अगर सवाल में सेल रिटर्न्स हो, अगर सवाल में सेल रिटर्न्स हो और हमें 28 में क्या किया था, सेल से कॉस्ट ऑफ सेल निकाली थी, सेल से कॉस्ट ऑफ सेल निकाली थी। 28 देख लेते हैं यार, सोल्यूशन ओपन कर लो, मैं पहले वही लिखवाना चाह रहा हूँ। अच्छा चलो लिखो, जो भी निकल आया लिखो। अगर सवाल में सेल रिटर्न्स हो और हमें सेल्स की फिगर से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी पड़े, अगर सवाल में सेल्स रिटर्न हो और हमें सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी पड़े, तो डेटर के लेजर में डेबिट साइड पे नजर आने वाली सेल्स ग्रॉस पड़ी होगी। तो डेटर के लेजर में डेबिट पर नजर आने वाली सेल ग्रॉस होगी, पहले उसे नेट करना पड़ेगा। कोई पूरा लिख लेगा तो ही लिखवाऊंगा ना, शुरू से सुने। अगर सवाल में सेल रिटर्न हो, सेल रिटर्न को जिन्होंने एसआर लिखा उन्होंने पूरा लिख लिया, पूरा सेल रिटर्न पता नहीं क्या करते हैं। अगर सवाल में सेल रिटर्न हो और हमें सेल्स की फिगर से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी पड़े, तो डेटर के लेजर में डेबिट पर नजर आने वाली सेल ग्रॉस होती है,
पहले उसे नेट करेंगे रिटर्न माइनस करके, पहले उसे नेट करेंगे SR माइनस करके, सेल रिटर्न माइनस करके, फिर इन नेट सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल कैलकुलेट करेंगे। टेंशन ना लो, लिखवा देता हूं दोबारा, ऐसे शक्लें बनाते बैठे, तुमसे उर्दू नहीं लिखी जाती, पश्तो में लिख लेते। फिर इन नेट सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फिर दोबारा बोलता हूं, जहां पे रह गए वो पूरा कर लें। अगर सवाल में सेल डन हो और हमें सेल की फिगर से कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़े तो डेटर्स के लेजर में डेबिट साइड पर नजर आने वाली सेल्स ग्रॉस होती हैं, पहले उनको नेट करेंगे सेल रिटर्न माइनस करके, फिर उन नेट सेल्स से कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालेंगे। ठीक हो गया जी, डन। अब दूसरा रूल लिखें, दूसरी तरफ से भी तो आना पड़ सकता है। अच्छा, आप कहेंगे क्या सेल्स सिर्फ क्रेडिट ही होती हैं? मैं कहा नहीं, कैश भी होती हैं। तो क्या सेल रिटर्न सिर्फ क्रेडिट ही होती हैं? नहीं, वो भी कैश हो सकती हैं। तो यही पहला जुमला ही बदल जाएगा। देखो कैसे, मैं यूं बोल रहा हूं, अगर सवाल में सेल रिटर्न हो, आप समझे सवाल में कैश सेल्स है, तो कैश सेल्स कौन से लेजर में नजर आती हैं? कैश में डेबिट साइड पर रिटर्न होंगी तो वो कौन से लेजर में नजर आएंगे? सेल रिटर्न डेबिट कैश क्रेडिट, उसी लेजर में कैश की क्रेडिट साइड में नजर आएंगी ना। तो जुमला तो फिर वही रहा ना, दोबारा लिखें, स्लैश डाल के कैश लिखना तो लिख लें, वैसे वो आएगा नहीं, कैश वाली बात मुश्किल ही होती है, ठीक है। बहरहाल जुमला कुछ यूं बनेगा, लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुन लें। अगर सवाल में सेल रिटर्न हो, अब मैं कैश के लिए बात कर रहा हूं, अगर सवाल में सेल रिटर्न हो और हमें सेल्स की फिगर से कॉस्ट ऑफ सेल निकालनी पड़े तो कैश के लेजर में डेबिट साइड पर नजर आने वाली सेल ग्रॉस होगी, पहले उसको नेट करेंगे सेल रिटर्न माइनस करके, फिर उन नेट सेल से कॉस्ट ऑफ सेल निकालेंगे। कोई चेंज आया? चलें सेकंड रूल लिखें। अब यहां हमने सेल से कॉस्ट ऑफ सेल निकाली है ना, चलें दूसरा रूल लिखें। अब दूसरी तरफ से भी आना पड़ सकता है, लिखें अगर सवाल में सेल रिटर्न हो, अगर सवाल में सेल रिटर्न हो और हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स से, और हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर से सेल्स निकालनी पड़े, और हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की फिगर से सेल्स निकालनी पड़े, तो हम कॉस्ट ऑफ सेल से सेल निकाल लेंगे। लिखें तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से सेल्स निकाल लेंगे। अगली बात लिखवाता हूं, जुमला यहां तक पूरा करो। मैंने बोला अगर सवाल में सेल डन हो और हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स से सेल्स निकालनी पड़े तो हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से सेल्स निकाल लेंगे, ओके। लेकिन ये सेल्स नेट होंगी, लेकिन ये सेल्स नेट सेल्स होंगी। हंसने वालों अब हंसो, हम आगे निकल गए। ये सेल्स नेट सेल्स होंगी, और अगर इन्हें डेटर के लेजर में डेबिट साइड पे लिखना है, और अगर इन्हें डेटर के लेजर में डेबिट साइड पर लिखना है, अब पहले एक को लिखने दो। अब अगर इन्हें डेटर के लेजर में डेबिट साइड पर लिखना है तो पहले इन्हें ग्रॉस करेंगे सेल रिटर्न ऐड करके, तो पहले इन्हें ग्रॉस करेंगे सेल रिटर्न ऐड करके, फिर डेटर के लेजर में लिखेंगे। कितने बच्चे रहते हैं इन्होंने नहीं लिख सके, जो मैं दोबारा बोलूं कह रहे हैं? कोई नहीं रहा, फिर सुन ले जरा, तेजी में बोलूंगा, पहुंचना खुद है। अगर सवाल में सेल डन हो और हमें कॉस्ट ऑफ सेल की फिगर, कॉस्ट ऑफ सेल से सेल की फिगर निकालनी पड़े तो हम कॉस्ट ऑफ सेल से सेल की फिगर निकाल लेंगे, लेकिन ये सेल्स नेट होंगी। अब अगर इन्हें, भाई डेटर के लेजर में लिखना होता है ना सेल्स को, इन्हें डेटर के लेजर में लिखना है
ये रजिस्टर बंद करने वाला रेफरेंस लिखवाना है अभी। अब हम अगर हमें इंसान बनाओ, अगर हमें डेटर के लेजर में लिखनी है ये सेल्स, तो उन्हें पहले से रिटर्न ऐड करके ग्रॉस करेंगे, फिर उन्हें डेटर के लेजर में लिखेंगे डेबिट साइड पे। ओके, इसके साथ लिखें रेफरेंस नॉट टेस्टेड येट। आई थिंक जितने सवाल हमने किए हैं उससे तो ये भाई कोई और सवाल पास पेपर का निकाल लाएंगे तो कोई मसला नहीं, उसमें ट्रीटमेंट यही होगा। बहरहाल मेरे हिसाब से अभी तक ये बात टेस्ट नहीं हुई, जो सवाल हमने किए उसमें तो एटलीस्ट नहीं हुई थी, और कैश के केस में भी यही होगा। और जो सिनेरियो 1 लिखा, जो रूल 1 लिखा, उसके साथ लिख लें रेफरेंस पास पेपर 28, रेफरेंस पास पेपर 28। तो हाँ, दानिश वाला ठीक है। अगली हेडिंग बनाएं, कल भी तो पढ़ना ही है। हेडिंग बनाएं रिवीजन ऑफ एक्रूअल्स, रिवीजन ऑफ एक्रूअल कॉन्सेप्ट। लिखें क्वेश्चन नंबर 1, लिखें नहीं, अपने हैंडआउट्स ओपन करें, सिंगल एंट्री के लेक्चर 1 वाले हैंडआउट्स ओपन करें। एक सवाल करवाऊंगा 2 से 3 मिनट में, इंशाल्लाह हो जाएगा। स्टेप्स भी लिखवाऊंगा। क्लास स्टार्ट होगी जुमे को, कौन सी, कितने शुरू होती है? चले फिर आपको वैसे मैंने कहा था ये सवाल करके आने हैं, कितने बच्चों ने किए थे? प्रॉब्लम आई? लेकिन मैं क्वेश्चन 1 फिर भी करवाऊंगा कल। काइंडली टाइम पे शुरू करने की कोशिश करवाएं मुझसे, ठीक है? तो कल बात सुने। पहला सवाल मैं करवाऊंगा, स्टेप्स लिखवाऊंगा। दूसरा, तीसरा, चौथा मसला कोई नहीं होगा, फिर भी वो प्रॉब्लम हो तो जी वो कोई नहीं, इस पे 5 मिनट भी नहीं लगने, 5 मिनट का काम है। इनका ये करवाऊंगा तो फिर इनकम के लिए भी आपको एक्रूअल का रिवीजन करवाऊंगा ना उसके बाद।